हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस ट्री। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग इस हफ्ते के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी ट्रैक करेंगे आप लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो क्या उसके बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। लास्ट में मैं आप लोगों से ये भी एक्सपेक्ट करूंगा, ये भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने जो मार्क्स हैं या टोटल करेक्ट आंसर्स हैं उनको शेयर करोगे, बाकियों को भी बताओगे कि कौन स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी अच्छे बच्चे जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पुराने जो हमारे क्विज़ है उनमें भी। और उम्मीद करूंगा कि जिनके थोड़े से मार्क्स पिछली बार कम थे, जिन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए थे, वो आज और बेटर करने की कोशिश करेंगे। और साथ में जैसा आप लोगों ने अभी तक क्विज़ में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है बाकी क्विज़ में ही और करंट अफेयर के क्विज़ में भी, तो आज भी मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उतना ही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967 with the signing of the Bangkok Declaration. Second is India is a member of ASEAN. Third is ASEAN Secretariat is situated in Jakarta. क्लियर। तो आपके सामने तीन ऑप्शन है, इन तीनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। क्या इन तीन में से तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो डी ऑप्शन आ जाएगा। अगर इन तीन में से दो स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं तो ए बी सी इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो जल्दी से शाबाश मार्क करिए अपना आंसर, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों के साथ एशियान के बारे में डिस्कस करता हूँ। जिन लोगों ने आंसर मार्क कर दिया है वो लोग ये बताएं कि एशियान के कितने मेंबर्स हैं, और जिन लोगों ने मेंबर्स बता दिए वो बताएंगे एशियान के वो मेंबर्स कौन कौन से हैं, जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है, पर क्योंकि एशियान के मेंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं हम लोग उनको ईजिली याद कर सकते हैं। क्लियर। इसका आंसर आपका है सी, दैट इज़ 1 एंड 3। बहुत आसान सवाल है। इंडिया जो है वो एशियान का मेंबर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। जैसे ही आपका सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट होगा तो देखो, ए में सेकेंड ऑप्शन है, बी में सेकंड ऑप्शन है, डी में सेकंड ऑप्शन है, तो पहला दूसरा और चौथा वैसे ही गलत हो गया। तो हमारा सिर्फ आंसर एक बचा, दैट इज सी। तो आप लोगों को थोड़ा सा एमसीक्यू करते हुए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर मैं एशियान की बात करूंगा तो जैसे आप सब लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा जहां पे आपकी सार्क कंट्रीज आती हैं, जिसमें आपके साउथ एशियन कंट्रीज हैं। सार्क के साथ ही जैसे ही आपका साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो शुरू होते हैं, वहां से आपका जो है वो एशियान की शुरुआत हो जाती है। जैसे इंडिया के साथ आपका जो है वो म्यांमार लगता है, तो म्यांमार जो है वो आपका एक तरह से एशियान की शुरुआत माना जाएगा। और लास्ट तक जहां तक आपका इंडोनेशिया जाएगा वहां तक। टोटल एशियान के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 10 मेंबर्स हैं। इन 10 मेंबर्स में से मेंबर्स देखिए कौन कौन से हैं। ब्रूनी है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश जो हैं वो आपके एशियान के मेंबर हैं। क्लियर। इसके साथ दो इसके जो है वो एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। और साथ में बात की जाए तो बैंकॉक के अंदर बैंकॉक के अंदर जो है वो 1967 में एशियान के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, जहां से आपके एशियान की शुरुआत हुई। इसका हेडक्वार्टर, इसका जो सेक्रेटरीट है वो इंडोनेशिया में जकार्ता के अंदर है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी वैसे ही सही थी। अगर मैं एशियान के मोटो की बात करूंगा तो इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये इसका मोटो है आपका एशियान का। चलिए सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर आइए। आप लोग देख रहे हो कि आजकल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी न्यूज़ में रह रही है, चाहे वो न्यूज़ आपकी यूएस का इसको शेयर को वापस लेना है, या वो न्यूज़ आपकी डब्ल्यूएचओ के द्वारा उठाए हुए मेजर्स हैं कोविड-19 के लिए। तो पहला ऑप्शन है यूएस इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द डब्ल्यूएचओ। दूसरा है डब्ल्यूएचओ वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 7 अप्रैल 1948 विच इज़ कॉमोमरेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। तो दो ऑप्शन है, आसान सवाल है। अगर आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है तो शायद सेकंड ऑप्शन तो आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा। इसका आंसर है सी। दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर है, उसकी फॉर्मेशन 1948 को हुई थी। ये आपका यूनाइटेड नेशन के अंदर आने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं डब्ल्यूएचओ की कंट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करता है वो करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए जो है वो 14.67% शेयर जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देता है। उसके बाद आप सब लोगों ने बिल गेट्स और उनकी वाइफ बिलिंडा गेट्स के बारे में सुना होगा। तो सेकेंड सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर जो है वो आपकी एक एनजीओ है, दैट इज योर बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन, जो आपकी 9.76% जो है वो डब्ल्यूएचओ के लिए कंट्रीब्यूट करती है। तो पहली दूसरी दोनों
दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर इसका है सी। इसके बाद आ जाइए थर्ड ऑप्शन के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा सवाल आपका है रिगार्डिंग दी ऑपरेशन शील्ड। तो आप लोग बताएंगे जो ऑपरेशन शील्ड है जो कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए लॉन्च किया गया है, उसको किस किस सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए शाबाश। तो पहले तो जिनको पता है आंसर जिन्होंने दे दिया है वो शील्ड की फुल फॉर्म बताइए तब तक। इसका आंसर है डी, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया गया है। अब देखिए शील्ड की फुल फॉर्म क्या है, आसान भाषा में अब सब लोगों ने सुना होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे कि जहाँ पे कोविड पॉजिटिव केसेस है उनमें कंटेनमेंट जोन जो है वो उसको डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। तो जब किसी भी एरिया को कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा तो वहाँ पे आपके ये शील्ड ऑपरेशन के थ्रू कुछ स्टेप्स सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे। अब देखिए वो स्टेप्स क्या है। शील्ड में पहला आ जाएगा कि उस स्पेसिफिक एरिया को कर दो सीलिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया। उसके बाद जो लोग हैं उनको कर दो होम क्वारंटाइन, क्लियर। उसके बाद तीसरा आ जाएगा आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग। आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग का मतलब क्या है कि जो कोविड पॉजिटिव है उसको आइसोलेट कर दो बाकी लोगों से, घर वालों से भी, और साथ में उसके जो कॉन्टैक्ट है उनको ट्रेस करना शुरू करो ताकि उनके भी टेस्ट करवाए जा सके। उसके बाद आपका ई आ जाएगा, दैट इज योर एसेंशियल सप्लाईज। मतलब अगर एरिया पूरा सील है भी तब भी एसेंशियल सप्लाई जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, चाहे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको डोर टू डोर जाके डिलीवर करे, घर घर जाके चीज़ों को पहुंचाए, क्लियर। उसके बाद जो है वो आपका आ जाएगा लोकल सैनिटेशन, कि क्योंकि उस स्पेसिफिक एरिया में स्ट्रेन होने के चांसेस हैं वायरस के, तो वहाँ पे सैनिटाइज किया जाए। और लास्ट आपका आ जाएगा दैट इज योर डोर टू डोर टेस्टिंग या डोर टू डोर चेक्स। हर घर में जाया जाए और वहाँ पे देखा जाए कि कोई संदिग्ध है, किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो है प्रॉपर चेकअप किया जाए, जो कि थोड़ा सस्पिशियस भी है, इस पर शक भी है कि इसको कोविड पॉजिटिव हो सकता है, क्लियर। तो ये ऑपरेशन जो था इन पर्टिकुलर स्टेप्स के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। थर्ड ऑप्शन आंसर इज डी। उसके बाद फोर्थ के ऊपर आ जाइए, आसान सवाल है अब तो। एज पर द रीसेंट चेंजेस इन द डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, what is the number of days NRIs needed to spend in India in order to qualify as Indian tax resident। देखिए अभी तक कहानी क्या थी कि कोई भी आपका जो NRI है जो 15 लाख से ज़्यादा कमा रहा है और हिंदुस्तान के अंदर 182 या 182 डेज से ज़्यादा रह रहा है तो उसको इंडियन टैक्स रेजिडेंट कहा जाता था, जिसको इंडिया में टैक्स देना पड़ता था। इससे कम अगर कोई NRI रह रहा है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अभी फाइनेंस एक्ट जो आपका आया, फाइनेंस एक्ट में एक चेंज किया गया जिसमें नंबर ऑफ डेज जो थे उनको रिड्यूस किया गया। वही आपका क्वेश्चन है कि बताइए जरा शाबाश इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है। इसका आंसर है ए, दैट इज 120 डेज। मतलब कोई भी NRI अगर इंडिया के अंदर जो है वो 120 डेज रहेगा तो वो इंडियन टैक्स रेजिडेंट कहलाया जाएगा। और कंडीशन है कि वो टोटल उसकी जो इनकम है एक साल की वो 15 लाख या 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। द कोविड-19 स्प्रेड हैज़ फोर्स्ड द यूनाइटेड नेशन बॉडी टू पोस्टपोन इट्स फ्लैगशिप एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट। तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, स्कॉप जिसको हम कहते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो आपकी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसमें जो है वो डिसाइड किया जाता है कि हम कितना जो आपका टेम्परेचर है उसको किस हद तक रिड्यूस करेंगे, जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे, और उसको ट्रेस करने के लिए हर साल जो है वो आपकी कॉप की मीटिंग होती है। तो इस साल आपकी कॉप 26 की मीटिंग होनी थी जिसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो इस सवाल जो है वो उसी कंटेक्स्ट में, उसी संदर्भ में है कि बताइए जरा वो मीटिंग कहाँ होनी थी। फिफ्थ का आंसर आपका है सी, दैट इज योर ग्लासगो। ग्लासगो आपका स्कॉटलैंड यूके के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो आप लोग इस टाइम पे देख ही रहे हो यूरोप के क्या हालात हैं, यूके के क्या हालात हैं, जिसके कारण जो ग्लासगो में होने वाली आपकी कॉप की मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया या पोस्टपोन कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा, दैट इज 6th क्वेश्चन आ गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्डिंग नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो पहला ऑप्शन है इट इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सेकंड आ जाएगा नो ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ NBWL। तो दो ऑप्शन आप सब लोगों के सामने हैं, पर एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे। चलिए आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग पढ़ के आंसर देते हैं और कितने लोग जल्दबाजी में आंसर दे रहे हैं। जिन लोगों ने आंसर दिया और इस डायरेक्टिव को नहीं पढ़ा, इसका मतलब है उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि दोनों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो जैसे पहला स्टेटमेंट आपका है इट इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। नो, जो NBWL है इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत आ गया। दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा नो ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी डन विदाउट द अप्रूवल
ऑफ NBWL। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप लोग नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बाउंड्री को चेंज करना चाहते हो तो आपको NBWL की परमिशन लेनी पड़ेगी। NBWL जो है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो आपके हैं प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं वो इसके जो है वो चेयरमैन हैं। NBWL की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइज करता रहता है ताकि वो फ्रेम कर सके पॉलिसीज ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत था, दूसरा सही है। तो क्या पूछा है हमसे? नॉट करेक्ट। तो आंसर इसका आ जाएगा ए, दैट इज 1 ओनली। चलिए अब जो 2-3 सवाल है बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट, ऑन अप्रैल 14 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो एक स्पेसिफिक दिन ऑर्गेनाइज किया गया जिसको पहली बार जो है वो ऑब्जर्व किया गया उसके रिगार्डिंग, ताकि अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जा सके। 4 ऑप्शन है, आंसर बताइए फिर डिस्कस करते हैं इसको। इसका आंसर है दैट इज वर्ल्ड चागास डिजीज डे। जो आपकी चागास डिजीज है ये बेसिकली आपकी सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में मेनली कॉज की जाती है। इसका जो कॉजिंग एजेंट है या इसका जो बेसिकली जो कॉज करता है वो एक आपका प्रोटोजोल पैरासाइट है। क्लियर? और इसका जो कैरियर है जो आप लोगों तक इसको पहुंचाता है, इसका जो वेक्टर है वो आपका है दैट इज योर ट्राई एटोमाइन बग, या जिसको हम लोग किसिंग बग के नाम से भी जानते हैं। तो चागास डिजीज़ है, वैसे अभी बहुत हाई मोर्टेलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा टाइम तक लोगों को इन्फेक्ट करके रखे तो लोग जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेटल हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो वो डेथ हो सकती है इस स्पेसिफिक डिजीज़ से। वैसे कोई बहुत नई डिजीज़ नहीं है, इसका नाम इसलिए चागास डिजीज़ पड़ा क्योंकि 1909 में सबसे पहले इस बीमारी को जो डिस्क्राइब किया था वो कार्लोस चागोस ने किया था या चागास ने किया था। तो कार्लोस चागास ने जब इस डिजीज़ को जो है वो डिस्क्राइब किया, वहीं से इसका नाम जो है वो चागास डिजीज पड़ गया। तो आंसर इसका है ए, दैट इज वर्ल्ड चागास डिजीज डे। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, P81 या 8I इज। देखिए एक आपका बोइंग जो है, बोइंग जो आपने सुना होगा यूएसए का एक कंपनी है बोइंग। बोइंग जो है वो आपका PS करके जो है वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाता है। वही आप लोग बताओगे कि इन चारों में से क्या सही है। वही जब इन्होंने इंडिया को दिया तो उसका नाम है, या P8S, उसको जब इंडिया को दिया तो उसका नाम है P8I। क्लियर? तो आप बताइए शाबाशी, जो P8I है ये चारों में से क्या है? इसका आंसर है डी, ये आपका है इंडियन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसको नेवी को दिया गया है आपका किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा, जो मॉडिफाई किया गया है हिंदुस्तान के लिए, जो वहाँ पे बोइंग P8S के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे P8I के नाम से जाना जाएगा। इसका काम होगा जो हमारी तटीय सीमाएं हैं, जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं, जो हमारी ओशनिक बाउंड्रीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उन पर निगरानी रखना, ताकि किसी भी तरह का बाहर से कोई इंट्रूजन हमारे देश में ना हो सके। तो आंसर 8, क्वेश्चन 8 आंसर इज डी। आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ये पब्लिश की जाती है आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो 9th क्वेश्चन आंसर इज बी। जैसे वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट में जो वो नॉर्मली बताया जाता है कि डेवलपिंग कंट्री जो है वो उनका क्या इस टाइम पे चैलेंजेस हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या फ्यूचर फोरकास्ट है, वो सारा IMF के द्वारा रिलीज की हुई इस स्पेसिफिक रिपोर्ट में बताया जाता है। तो 9th आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, सबसे आसान क्वेश्चन आई थिंक इस हफ्ते का। यह है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज ग्रांटेड $1 बिलियन फंड टू इंडिया इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स रिस्पॉन्स इन कंटेनिंग कोविड-19। तो $1 बिलियन हिंदुस्तान को दिया है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। तो 10th क्वेश्चन आंसर इज बी। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आज कंपेरेटिवली थोड़े से आसान रखे गए थे। बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।